हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक मनसबदार एंड जागीरदार्स। जैसे जैसे एम्पायर मुगल एम्पायर एक्सपेंड हो रहा था, ये वाली बात हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी करी थी। तो मुगल एम्पायर एक्सपेंड होते होते हमने ये देखा था कि मुगल लोगों ने, रूलर्स ने बड़े सारे रिश्ते जोड़ना शुरू करे दूसरे किंगडम्स के साथ, उनके साथ आपसी सहमति से अच्छे और मजबूत रिश्ते बनाए। और उनका जो इंटरेक्शन डिफरेंट लोगों के साथ हुआ, तो ऐसा नहीं था कि हर कोई मुगल अथॉरिटी को चैलेंज करने के लिए तलवार लेकर खड़ा हुआ था, हर किसी से उनका कन्फ्लिक्ट हुआ, ऐसा नहीं था। सम पीपल वर रेडी टू ज्वाइन द मुगल एम्पायर ऑन अ वॉलंटरी बेसिस। अपनी मर्जी से वो चाहते थे हम मुगल एम्पायर का पार्ट बने। तो मुगलों ने भी इस चीज को रिस्पेक्ट करी, इस चीज की रिस्पेक्ट करी, और मुगल्स ने डिफरेंट बॉडीज ऑफ पीपल को रिक्रूट करा अपने एम्पायर में, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव विभागों में और अलग अलग पोस्ट पर। शुरू शुरू में जब ये इन्होंने हिंदुस्तान में कदम रखा था, ठीक है, फ्रॉम अ स्मॉल न्यूक्लियस ऑफ टर्किश नोबल्स, तुरानीस जिसको कहते थे, शुरू में इनको भी जगह दी। ये बाहर से आए थे, तो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के अंदर जो भी कंट्रीज थी इंडिया से बाहर, उनको तो नहीं भूल सकते थे। फिर इसके अलावा आपको याद होगा ईरान में कौन सी वो फैमिली थी जिनके साथ इनके खानदानी रिश्ते थे? याद है? सफाविद्स ऑफ ईरान। इन्होंने ईरानियंस को इंक्लूड करना शुरू करा, इंडियन मुस्लिम्स को, अफगानों को, राजपूतों को, मराठास को और दूसरे ग्रुप्स को। जो भी मुगल सर्विस को ज्वाइन करते थे उनके लिए जनरल एक कॉमन तौर पर जनरली टर्म यूज करी जाती थी, मनसबदार। लेकिन ये सिर्फ टर्म इसलिए नहीं है कि कोई भी मुगल सर्विस को ज्वाइन कर रहा है वो मनसबदार बन गया। यहां पर कुछ चीजें हैं गिवन जिसको हमें समझना पड़ेगा अगर हमें मनसबदार को प्रॉपर तरीके से डिफाइन करना है। एंड माइंड यू, 2018 ऑनवर्ड्स यूपीएससी इस टर्म को यूज करने लगा है। पेपर के अंदर, प्रीलिम्स के अंदर हमें देखने को मिला है मनसबदार, जागीरदार, मुगल्स प्लस दिल्ली सल्तनत के एक ही क्वेश्चन के अंदर कंबाइंड स्टेटमेंट्स। तो जैसा कि मैंने इस चैप्टर को स्टार्टिंग करवाने से पहले आपको बोला था कि आपको ध्यान देना पड़ेगा और कंपैरेटिव एनालिसिस करनी पड़ेगी, कौन कौन सी चीजें कंटिन्यू रही हैं दिल्ली सल्तनत की और कौन कौन सी चीजें डिसकंटिन्यू हो गई हैं मुगल एम्पायर में। मनसबदार जो टर्म है, ये टर्म यूज करी जाती है एक इंडिविजुअल के लिए जो कि एक मनसब होल्ड करता है, यानी कि कोई भी एक पोजीशन या फिर रैंक। ये ग्रेडिंग सिस्टम था जो कि मुगल्स के लिए यूज करा जाता था। सबसे पहले तो पर्सन की रैंक फिक्स करना, रैंक के हिसाब से उसकी सैलरी फिक्स होगी और उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी मिलिट्री टर्म्स में। अगर वो अपनी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छी तरीके से निभा रहा है, शुरू शुरू में उसको क्लासरूम का बैक बेंचर बनाया गया है मान लो, तो वो अपनी परफॉर्मेंस इंप्रेस करके टीचर को हाई रैंक इंप्रूव करके हाई सैलरी प्राप्त कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, क्या मनसबदार जिसको जो मनसब दे दिया गया है, क्या ये ग्रेडिंग सिस्टम के बेसिस पर जो ये रैंक मिलेगी पर्सन को, जो सैलरी मिलेगी, क्या ये फिक्स होगी? बताओ जरा। और क्या सारे के सारे मनसबदार को एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि मैंने मुगल सर्विस ज्वाइन कर ली, आई एम मनसबदार, यू आर मनसबदार, हम दोनों एक ही लेवल पर है? क्या सारे मनसबदार सेम हुआ करते होंगे? बताओ। और जैसे शुरू शुरू में कोई नया नया पर्सन आया ईशा, तो उसे क्या मिलिट्री कमांडर बना देंगे हम लोग? बताओ। या सेना का नोबल अधिकारी बना देंगे? तो अर्पित, इससे क्या डिराइव होता है, इससे क्या एनालिसिस निकल कर आती है? कि पर्सन की शुरू में क्या करवाई जाएगी जैसे ही कोई ज्वाइन कर रहा है मुगल सर्विस को? शाइनी, क्या होगा उसके साथ? ताकि वो चीजों को समझ सके, ट्रेनिंग लेवल के ग्राउंड पर एक अंडर ट्रेनिंग के लिहाज से सबसे नीचे की पोस्ट उसको देनी है, ठीक है?
अनटिल एंड अनलेस वो खानदानी रिश्तों की वजह से इंक्लूड ना करा गया हो। खानदानी रिश्ते कैसे? मैट्रिमोनियल अलायंसेस के तौर पर मान लो अर्पित बीवी का जो भाई है जो कि साला लगा, तो उसको तो थोड़ी सी अच्छी डेजिग्नेशन दे दी जाएगी, ये तो चलो समझ में आता है। लेकिन सबको क्या डायरेक्टली जो कोर्ट सर्विस है, इतनी ज्यादा हाई रैंकिंग ऑफिसर शुरू शुरू में ही बना दिया जाएगा क्या उसे? बिल्कुल नहीं। ठीक है। रैंक और जो सैलरी है एक पर्सन की जो कि मुगल सर्विस को ज्वाइन करते थे, जो कि मनसबदार बनते थे, उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू से डिटरमाइन करा जाता था उस जमाने में, जिसको हम लोग बोलते हैं जत। यानी कि जितनी ज्यादा जत उतना प्रेस्टिजियस पोजीशन होगी नोबल की मुगल कोर्ट के अंदर, और उतनी ही बड़ी उसकी सैलरी होगी। जत रैंकिंग को एक बार ही समझते हैं। मान लो एक नोबल है जिसने पॉइंट्स कमाए, मतलब आप ऐसा मान लो कि जत कुछ भी नहीं है, जट्स जत इज समथिंग लाइक पॉइंट्स कमाना। नोबल्स जिनके पास 5,000 जत है, दे वर रैंक हायर देन दोज ऑफ 1,000। ऑब्वियसली बात है। तो यानी कि 1,000 जत जिसके पास है और जिसके पास 5,000 जत है, तो इसमें से रैंक किसकी ज्यादा होगी? इसकी। सैलरी किसकी ज्यादा होगी? 5,000 वाले की। और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी की टर्म्स में हायर पोजीशन और हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसको दी जाएंगी कि इसकी कमांड पर दूसरे लोग काम करें? 5,000 वाले पर। इजी इजी सी चीज है। अकबर के टाइम पर 29 मनसबदार थे, ऐसे थे जिनकी जत 5,000 थी। औरंगजेब के टाइम तक आते आते मनसबदार 79 पहुंच गए थे। ठीक है। जिनकी 5,000 से जत थी, मतलब अच्छी खासी रैंक ऑफिशियल्स वगैरह उन ऑफिशियल्स की थी। ठीक है। यहां पर तीसरा जो पॉइंट था कि मनसबदार की जो मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो क्या मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी अगर आपको अगर आपने मुगल एम्पायर ज्वाइन कर लिया तो, अगर आप मनसबदार हो तो? एक मनसबदार की मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको इस बात की तरफ इशारा करवाती थी डैट उसको सबसे पहले तो कुछ कैवलरी मैन मेंटेन करने हैं। आपको अपनी निगरानी के अंदर अपनी अध्यक्षता में कुछ कैवलरी मैन मेंटेन करने हैं, जिसको हम लोग बोलते थे सावर या सवार। व्हाट इज दिस कैवलरी एंड इन्फेंट्री में काफी बार फर्क बता चुका हूं। सबसे पहले मुझे बताओ इन्फेंट्री क्या होता है और कैवलरी क्या होता है। व्हाट इज इन्फेंट्री? फुट सोल्जर्स। और कैवलरी हॉर्स सोल्जर्स, घुड़सवार। राइट। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मनसबदार का ये भी काम होता था सौगंधा ये देखना कि अच्छी क्वालिटी के घोड़े यूज हो आर्मी वगैरह में, ताकि जब मालिक को जरूरत पड़ेगी, अगर उन्होंने कभी भी किसी भी वॉर के टाइम पर या हमारे रीजन में कोई भी रिवोल्ट वगैरह छिड़ गया या शत्रु ने आक्रमण कर दिया है, तो उसके लिए अर्पित क्या घोड़े अच्छे चाहिए होंगे? घोड़ा बीमार है तो उससे क्या फर्क हो सकता है? घोड़ा बूढ़ा हो गया तो उससे क्या फर्क पड़ सकता है युद्ध के ऊपर? परफॉर्म अच्छा नहीं करेगा। हम्म। तो राइट क्वालिटी ऑफ घोड़ों को यहां पर इंक्लूड करा जाता था, और ये घोड़ों को इंक्लूड करने की जो प्रक्रिया है ये दिल्ली सल्तनत में भी थी, अगर आपको पता हो, शायद नहीं याद है। ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस मैंने आपको बताया था, अलाउद्दीन खिलजी करता था। और यही सेम चीज मैंने एक और एम्पायर के अंदर बताई थी, मेडिवल इंडिया के अंदर। जल्दी बताओ। घोड़ों को चुन चुनकर अपनी सेना के अंदर भर्ती करवाना। जल्दी बताओ कौन सा एम्पायर मेडिवल इंडिया के अंदर? विजयनगर। याद है इनके घोड़े कहां से आते थे? विजयनगर एम्पायर में घोड़े कहां से आते थे? अरेबियन देशों से। ठीक है।
याद रखना है वाली चीज। मनसबदार ब्रॉट हिज कैवलरी मैन फॉर रिव्यू। घुड़सवार कैसा है, घोड़ा कैसा है, उसको रजिस्टर करवाना होता था। हॉर्सेस की यहां पर ब्रांडिंग करी जाती थी एंड देन उसको पैसे मिलते थे। ठीक है, किसको? मनसबदार को पैसे मिलेंगे, सुल्तान पैसे देगा इसको। और जो मनसबदार है, जो ये सवार हैं, जो कैवलरी मैन है, जो कि घोड़े मेंटेन करके रखे हुए हैं, इन घुड़ सवारों को इनकी सैलरी मिलेगी। यानी कि काइंड ऑफ एक कमांडर था जो कि घोड़े रखवाता था, सवार को, कैवलरी मेंटेन को मेंटेन करवाता था, उन सबको सैलरी बांटता था। और इसको जो मोटी रकम मिलती थी वो डायरेक्टली मुगल एम्परर देता था। तभी यहां पर लिखा हुआ है अकबर के टाइम पर हाई रैंकिंग ऐसे जो मनसबदार थे, जिनके पास बहुत ज्यादा पावर और पोजीशन थी, जिनकी सैलरी काफी अच्छी थी, वो थे 29। औरंगजेब के टाइम तक बढ़ते बढ़ते ये 79 हो गए थे। ठीक है, मनसबदार को उनकी जो सैलरीज मिलती थी वो रेवेन्यू असाइनमेंट्स की तरह मिलती थी, जिसको जागीर कहा जाता था इस जमाने में। इट वॉज समथिंग लाइक इक्तास। ये इक्ता वर्ड कौन से एम्पायर का है? इक्तास एंड मुक्तीस कौन से एम्पायर का वर्ड है? शैनी क्या हो गया? बिल्कुल। आशमा किसका वर्ड है ये? ईशा किसका वर्ड है? दिल्ली सल्तनत। ये चीज बिल्कुल दिल्ली सल्तनत की तरह है, ब्रांडिंग ऑफ फोर्सेस। एंड ये वाली चीज भी इक्ताज एंड मुक्तीज भी ये भी दिल्ली सल्तनत की तरह है। यानी कि बोरोड लेगेसी आपको पता लग गई क्या है? बस यहां पर टर्म्स अलग अलग हैं। क्या मनसबदार टर्म दिल्ली सल्तनत में हमें देखने को मिलती है? बताओ। नहीं ना। क्या जागीर वर्ड हमें दिल्ली के अंदर, दिल्ली सल्तनत के अंदर देखने को मिलता है? नहीं। बट इक्ताज एंड मुक्तीज मिलता है। बट अनलाइक मुक्तीज, ज्यादातर जो मनसबदार थे वो अपनी जागीर को एडमिनिस्टर करने के लिए, ठीक है, मोस्ट मनसबदार डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड इन और एडमिनिस्टर देयर जागीर्स। तो करते क्या थे? उनके पास सिर्फ ऐसा अधिकार था कि वो यहां से रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे अपने असाइनमेंट के तौर पर, जो कि कलेक्ट करा जाएगा इनके सर्वेंट्स के द्वारा इनके बिहाफ पर। और मनसबदार जो हैं वो उस टाइम पर कंट्री के अन्य पार्ट्स में सर्व कर रहे होंगे। यानी कि मनसबदार के पास क्या डायरेक्टली रेवेन्यू कलेक्शन पावर तो थी, लेकिन क्या वो डायरेक्टली रेवेन्यू कलेक्ट करते थे? नहीं। और ये आपको फर्क जानना है ना पूरा का पूरा, मैंने काफी डिटेल डिस्कशन ली थी इसके ऊपर, तो उसको देखना आप दिल्ली सल्तनत के चैप्टर को, तब आपको इक्तास, इक्तदारी और मुक्ति समझ में आएगा दिल्ली सल्तनत से। तो मनसबदार के बिहाफ पर कौन कलेक्ट करता था रेवेन्यू? और मनसबदार ने जो रेवेन्यू कलेक्ट कर लिया, तो मनसबदार इस रेवेन्यू के साथ क्या करेगा? ये बांट देगा अपने क्या सावर में, कैवलरी मैन में। बताओ अर्पित। हम्म, बताओ सब लोग, शाइनी बांट देगा क्या? नहीं, ये इसको बोला गया ईशा, देखो ना, रेवेन्यू असाइनमेंट के तौर पर इसे कलेक्ट करना है। यानी कि ये किसके हाथ जाकर देना है? यस। फिर वो बल्क में अमाउंट बांटेगा किसको? एम्परर किसको देगा अमाउंट? मनसबदार को। और मनसबदार फिर किसे देंगे? सर्वेंट्स नहीं, ये सावर और कैवलरी मैन, वो तो उन्होंने काम करवाने के लिए अपना वो किसी को रख लिया था। ठीक है, मिलते होंगे उनको भी, लेकिन यहां पर मेन जो डिस्कशन चल रही है वो हॉर्स सोल्जर्स की चल रही है। ठीक है, अकबर के टाइम पर ये जो जागीर थी, जागीर समझ में आ गया ना क्या है जागीर?
लैंड जहां से रेवेन्यू प्राप्त होगा, राइट। इनको बहुत अच्छी तरीके से असेस करा जाता था ताकि इनसे निकलने वाली जो रेवेन्यू हो, जो आमदनी हो, वो रफली इतनी हो कि मनसबदार की सैलरी बिल्कुल उसके बराबर हो। औरंगजेब के टाइम तक दिस वॉज नो लॉन्गर द केस, और एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्टेड जो थी वो काफी कम थी देन द ग्रांटेड सम टू द मनसबदार। इससे क्या समझ में आता है आपको? अकबर के टाइम अकबर के टाइम से स्टार्ट करते हुए औरंगजेब के टाइम तक जाते जाते जो मनसबदार बढ़े 29 से 79 हो गए। लेकिन ये वाली जो एनालिसिस यहां पर हमें दे रखी है कि अकबर के टाइम पे जागीर को ऐसे असेस करा जाता था। जागीर को संभाल कौन रहा है इस बार पर, इस टाइम पर बताओ? उनको यहां से रेवेन्यू निकालना है, ठीक है। मतलब ये मुगल एम्पायर को पूरा का पूरा अलग अलग जागीर से रेवेन्यू निकालना है। तो वो इतना निकाला जाता था कि मनसबदार को उसकी सैलरी दे दी जाए। तो यानी कि क्या मुगल एम्पायर की तिजोरी से कुछ एक्स्ट्रा जा रहा है क्या अर्पित? नहीं ना। लेकिन औरंगजेब के टाइम तक आते आते अगर ये बोल्ड लाइन हमें यहां पर गिवन है शाइनी, एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्टेड वॉज ऑफन लेस देन द ग्रांटेड सम। तो यानी कि यहां पर क्या हो रहा है बताओ? क्या तिजोरी से जा रहा है पैसा? नहीं जा रहा। तिजोरी से पैसा नहीं जा रहा है यहां पर। एक्चुअल रेवेन्यू जो कि कलेक्ट करी गई जागीरों से वो काफी कम हुआ करती थी जितना उनको देना पड़ता था। कलेक्शन हो नहीं रही है, देना ज्यादा पड़ रहा है। हाँ तो बताओ। मतलब आपने अर्पित मान लो कि 10 बंदे रखे हुए हैं, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है 50 लाख का, और सैलरी वगैरह सब कुछ मिलाकर 75 लाख का खर्चा बैठ रहा है आपका, तो आप प्रॉफिट में चल रहे हो क्या? लॉस में। कंपनी एक टाइम पे क्या कर जाएगी आपकी? बंद हो जाएगी। अब समझ गए? अब समझ गए वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर आफ्टर औरंगजेब। और ये हुआ किस वजह से? विच पॉलिसी? क्यों हुआ है? क्यों हुआ? मनसबदार बढ़ गए। दिख नहीं रहा? 29 से 79 हो गए। ठीक है। और इसके बाद होता क्या था? अब मनसबदार तो औरंगजेब ने बढ़ा दिए थे अपने टाइम पर, लेकिन इनको काफी लंबे समय तक कभी कभार किसी किसी मनसबदार को वेट भी करना पड़ता था बिफोर दे रिसीव द जागीर। ये सारे और कुछ अदर फैक्टर्स जो थे, इसने कमी कर दी। देयर वॉज अ शॉर्टेज ऑफ द नंबर ऑफ जागीर्स। तो बड़े सारे जो जागीरदार जो थे, जो मनसबदार जो थे, वो ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू निकालने की कोशिश करते थे, क्योंकि उनको क्या लगता था मुगल एम्परर तो देगा ही नहीं हमें उतनी तनख्वाह, उतना पैसा, वो तो कह देगा बाद में आना। तो ये फिर उस तक पूरी रकम ना पहुंचा के क्या करते थे? हम्म। बिल्कुल बिल्कुल, आप पे 100 बात की एक बात खा जाते थे बीच में। जैसे आपको लगे कि आप कहीं पर काम कर रहे हो, ठीक है, आप ऑफलाइन जाते हो वहां पर, और जितनी मेहनत करते हो उस हिसाब से सैलरी बिल्कुल नहीं है, लेकिन पैसों का लेन देन पूरा का पूरा आपके हाथ में रहता है, तो आप एंजॉय कर लेते हो उतनी सैलरी। औरंगजेब वॉज अनेबल टू कंट्रोल दीज डेवलपमेंट्स इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज रूल। रेन रूल एक ही बात है, ठीक है। और यहां पर इस टाइम पर जो किसान वर्ग था काफी ज्यादा सफर करा था इसकी वजह से, ठीक है, क्योंकि मनसबदार जागीरदारों को रेवेन्यू जो पहुंचाया जाएगा जिस जागीर से, उस पर खेती बाड़ी हो रही है, तो अल्टीमेटली खून किसका चूसा चूसा जा रहा है इस रेवेन्यू को निकालने के चक्कर में? हम्म। फार्मर्स का, पीजेंट्स का, ठीक है। क्या ये चीज़ समझ में आई? थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है मैं मानता हूँ, लेकिन आपको रिवीजन करनी पड़ेगी, बताओ। लेकिन जनरल स्ट्रक्चर समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक?
तो यहाँ पर आपको ये एक मनसबदार देखने को मिल रहा है हु इज मार्चिंग विद हिज आवर्स, ठीक है। और नीचे अगेन एक यहाँ पर एक मिनिएचर पेंटिंग है शाहजहाँ के टाइम से, जो कि डिपेक्ट कर रहा है करप्शन इन हिज फादर्स एडमिनिस्ट्रेशन। शाहजहाँ का बाप कौन? जहांगीर, ठीक है। एक करप्ट ऑफिसर जो है, ही इज रिसीविंग अ ब्राइब, और जो टैक्स कलेक्टर है, ही इज पनिशिंग पुअर पीजेंट्स। क्यों? ज्यादा से ज्यादा क्या निकालने को? रेवेन्यू, मजे करने को। करप्शन इंक्रीज ड्यूरिंग हिज टाइम। ये स्टेटमेंट आ सकती है दोस्तों सिर्फ इस डायग्राम और इस बक्से से बनकर। और ये करप्शन क्यों इंक्रीज हुई बताओ? ये करप्शन क्यों इंक्रीज हुई? मनसबदारों का लालच कुल मिलाकर। जो छोटे लेवल के ऑफिसर्स थे ना, उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ये इस बात पे तुम लोग एग्री करोगे कि बड़े से बड़ा बिजनेस अर्पित या कोई भी दुकान या जिस पे समोसे बन रहे हैं, छोले भटूरे बन रहे हैं, उसको उठाना और उसको गिराना कारीगरों के हाथ में होता है। अगर कारीगर नौटंकी करे जा रहे हैं ना अर्पित, हम नहीं बना रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, हमसे इतना काम नहीं होता, हमें गांव भागना है, वो भागना है, तो अल्टीमेटली इसका मतलब कस्टमर का बेस सफर करेगा उसका, उस दुकान वाले का, राइट। और हो सकता है फिर उतना प्रॉफिट मिले ना, तो जो कस्टमर से वो कहीं और शिफ्ट कर जाए, तो अल्टीमेटली धंधा तो सफर हुआ। हर बिजनेस को उठाना और गिराने के पीछे ना, ये जो वहां पर काम कर रहा होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमारे देश में मान लो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत अच्छी भी है, सारे मिनिस्टर्स बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जो चीज़ें, जो प्रोजेक्ट, जो पॉलिसी, जो स्कीम जो इंप्लीमेंट करवानी पड़ती है, किसके हाथ में है ये वाली चीज़? हाँ। और जो देश में हम लोग जो करप्शन कहते हैं, तो करप्शन सेंट्रल लेवल से है या फिर लोअर लेवल से होती है? हमारे देश में जो जितनी हाई पोस्ट पर है वो ज़्यादा करप्शन कर पाता है, जो लोअर पोस्ट पर वो डेली बेसिस पर और दिन दिहाड़ मतलब दिन भर करप्शन कर सकता है वो लोअर लेवल पे। ये चीज़ होती है। यही सेम चीज़ जो है मुगल एम्पायर में एक तरीके से दीमक की तरह लग गई, और इसके बाद मुगल एम्पायर का सरवाइव होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया। मतलब टिका तो रहा वो, लेकिन फिर वो टिका ही रहा है, फिर उसमें वो वाली मजबूती नहीं रह गई। बात ये थी। क्लियर हुई इतनी चीज़? कोई ऊपर बॉक्स तो नहीं रह गया अभी तक हमारा? नहीं, ठीक है, यहाँ तक तो कवर है हमारा। सारा समझ में आ गया? इतना बताओ, ठीक है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।